नमस्कार, मैं हूँ केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज़ चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सीधा सवाल। और सीधा सवाल में आज हमारे खास मेहमान हैं दीपक बालियान जी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मरुधरा किसान यूनियन राजस्थान के। बहुत-बहुत स्वागत है दीपक जी आपका एटीवी पर। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का एटीवी न्यूज़ चैनल पे सभी हमारे को साथ में हमारे प्रतिनिधि जो है बलदेव चौधरी जी इस समय हैं मौजूद चर्चा में। बलदेव जी आपका भी एटीवी पर बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, जी, और जी। हमारे साथ में रणजीत रेटा जी भी जुड़ चुके हैं, जो समाज सेवी हैं और साथ ही पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि भी हैं। रणजीत जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है टीवी पर। सर नमस्कार जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका स्वागत है। जी, ठीक है, हम बीच में बातचीत करते रहेंगे और आपका शायद मुझे माइक अगर कहीं पर बंद करने की ज़रूरत पड़ी तो मैं बंद भी कर दूँगा, सवाल बंद करके पूछूँगा और इधर से ही मैं फ़ोन जो है कर दूँगा ताकि आप अपनी बात जो है रख पाएँ। ठीक है। जी सर। लाइव में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा-सा प्रकाश डालते हैं खेती और किसानी पर। सरदार अजीत सिंह का नाम बड़े गर्व से लिया जाता है। सरदार अजीत सिंह पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन से उठे थे। 1915 में 3 बिल वापस करवाए थे, अंग्रेजी हुकूमत को घुटने पर लाए थे। उनका नाम बड़े फ़ख्र से लिया जाता है, लेकिन पूरा देश बहुत ही कम उनके बारे में जानता होगा कि वो भारत के एकमात्र तीसरी सरकार, जैसे आज़ाद हिंद सरकार बनी, मुख्तार हिंद सरकार बनी, ठीक ऐसी ही सरकार एक इटली में बनाई गई थी और उस सरकार का नाम था आज़ाद हिंदुस्तान सरकार। और उसकी सेना का नाम था आज़ाद हिंदुस्तान बटालियन, आज़ाद हिंदुस्तान लश्कर, जिसमें जो है 12,000 सैनिक हुआ करते थे। देश का जो पहला रेडियो था आज़ाद हिंद रेडियो से भी पहले, वो रोम रेडियो को उन्होंने बदल कर रेडियो हिमालय किया हुआ था और वो तीसरी सरकार के एकमात्र सूचना एवं प्रसारण मंत्री कहें, अंतरिम सरकार के थे सरदार अजीत सिंह। सरदार अजीत सिंह जो है वो भगत सिंह के चाचा जी भी थे। सरदार अजीत सिंह किसान नेता तो थे ही, सरकार में एक सेनापति भी थे और एक अंतरिम सरकार को बनाने वाले भी थे, सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी थे और साथ ही साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हिटलर से मिलवाने वाले भी सरदार अजीत सिंह थे, उन्होंने ही मुलाकात करवाई। सरदार अजीत सिंह वो जो शहीद-ए-आज़म भगत सिंह के चाचा जी हैं और उसके बाद में जब वो यहाँ से चले जाते हैं, इटली जाते हैं, तो वो वापस जब लौटते हैं, उनकी मृत्यु जो है, जिस दिन होती है वो तारीख है 15 अगस्त 1947। एक तरफ जहाँ देश जो है आज़ादी का जश्न मना रहा था और वहीं दूसरी तरफ अजीत सिंह जो है, उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ था। हिमाचल प्रदेश में वहाँ प्राण त्यागते हैं। तो वो किसानों के जनक भी कहे जाते हैं, खेती-किसानी की अगर बात की जाती है, तो कहा जाता है किसान आंदोलनों के मसीहा, किसानों के मसीहा, उस तौर पर उनको याद किया जाता है। लेकिन आज जो है, उनको बहुत पीछे कर दिया गया है, उन पर बहुत कम लोग जानते हैं, ये बहुत ही दुखद विषय भी है। इस पर भी हम सवाल करेंगे। तो जो 3 कानून उन्होंने वापस करवाए थे, उसके बाद में अंग्रेजी जो हुकूमत थी, ब्रिटिश हुकूमत थी, वो पूरी तरह से हिल गई थी और उनको जो है देश निकासा दे दिया गया था कि आप देश से चले जाइए, आप बहुत खतरनाक व्यक्ति हैं, आप सरकार को कभी भी फिर घुटनों पर आप लाके जो है खड़ा कर देंगे। और वो 47 तक बाहर रहे। हालाँकि जब देश आज़ाद हुआ, तो उस समय जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 1945 में जो प्लेन क्रैश की खबरें आईं और सबसे ज़्यादा उन्हीं को दुःख हुआ क्योंकि आज़ाद हिंद रेडियो बनाने से लेके सरकार तक और फिर उसके बाद में सेना बनाने तक का उनका पूरा योगदान रहा। तो सरदार अजीत सिंह का योगदान इस देश में बहुत कम लोग जानते हैं, जो किसानों के मसीहा थे। दीपक बालियान जी, क्या इस देश के अंदर जो किसानों के मसीहा हैं, पहला सवाल मेरा सीधा यही है कि कोई लोग किसानों की बात करें और फिर मसीहा की बात ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? सरदार अजीत सिंह का बहुत हमने संक्षिप्त सा परिचय आपको दिया है, आप समझ गए होंगे कि वो पत्रकारों के भी मसीहा हैं एक तरह से, प्रथम सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनते हैं। आज़ाद हिंदुस्तान लश्कर, आज़ाद हिंदुस्तान बटालियन 2-2 द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जो है वो सेना भी तैयार करते हैं, आज़ादी के लिए भी तैयार करते हैं। और आज़ाद हिंदुस्तान सरकार को भी इटली द्वारा मान्यता प्राप्त सरकार, एकमात्र राष्ट्र से मान्यता प्राप्त सरकार थी। उसके बारे में पढ़ाया ही नहीं गया इस देश में और जितना भी है, वो मैं आपको जो है बता रहा हूँ, जो साक्ष्य हैं, जो प्रमाण हैं, उनके आधार पर। क्या आप मानते हैं कि इस देश में दिल्ली के अंदर सरदार अजीत सिंह की एक विशालकाय मूर्ति नहीं लगनी चाहिए थी, जिन्होंने 3 कानून वापस किए? आप समझिए कि ब्रिटिश हुकूमत को घुटनों पर ला दिया था, उन्होंने कहा था कि आपको कानून वापस ही लेने पड़ेंगे। वो भी लेकर के ही और उनको जो है वापस करने पड़े थे। अंग्रेजों ने माफ़ी माँगी थी देश के सामने, भई ये कानून जो हमने बनाए हैं, ये हम वापस लें।
कोई भी कानून कभी वापस अंग्रेजों ने नहीं लिया। क्या इतने बड़े मसीहा की एक छोटी-सी तस्वीर बना के रख दी गई है इस देश में? क्या किसान आंदोलनों से पहले क्या किसानों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है? क्या हमारा युवा जो कांग्रेस है, यूथ कांग्रेस है, क्या उसको जानने का ये हक नहीं है कि वो सही ढंग से किसे माने अपना मसीहा और कैसे उठाए और कैसे सीखे? क्योंकि जब हम पढ़ेंगे तभी तो लड़ेंगे। दीपक जी। देखिए जो किसानों के जितने भी हमारे मसीहा हैं, चाहे छोटू राम जी हों, अजीत जी हों, चौधरी चरण सिंह जी हों, ये सभी क्या है, ये हमारे लिए एक प्रेरणादायक है। इनसे हम सबको प्रेरणा मिलती है। रही बात इनकी मूर्तियां लगाने की, तो मैं मानता हूँ कि मूर्तियां बिल्कुल लगानी चाहिए, जिससे कि आने वाली युवा पीढ़ी को उनसे कुछ सीखने को मिले। वो एक जब उनकी मूर्तियां लगेंगी, तो उनका ज्यादा से ज्यादा लोग उनके बारे में जानना चाहेंगे। जितना ज्यादा प्रचार होगा, हमारे जो ये भी हमारा क्या है, एक स्वर्णिम इतिहास है। हमारे जो किसानों के जो मसीहा रहे, आज कहीं ना कहीं उनकी जो उनकी मान्यताएं, जो उनकी विचारधारा है, आज उस विचारधारा को कुचलने का काम किया जा रहा है। हमें उस विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहिए, और जो हमारे जो किसानों के मसीहा हैं, उन सबको बराबर सम्मान देते हुए उनकी मूर्तियां भी लगानी चाहिए। उनको इतिहास के पन्नों में दर्ज भी करना चाहिए, किताबों में भी उनके बारे में पढ़ाना चाहिए, जिससे कि युवा पीढ़ी, खेती किसानी करने वाले लोग और उनकी आने वाली पीढ़ियां अच्छे से उनके बारे में जान सके और उनके पद चिन्हों में चल सके। जी। रणजीत रेटा जी, सरदार अजीत सिंह से शुरुआत की थी, उसी प्रश्न पर रहूँगा। उसके बाद में हम आगे जो है बढ़ेंगे कि किन मुद्दों पर। सरदार अजीत सिंह का वाक़ई में इतिहास जो है गायब हो गया है, मानते हैं आप? सरदार अजीत सिंह जो किसानों के मसीहा थे, 1915 मतलब वो दौर जो अंग्रेज़ों का सबसे खतरनाक दौर हुआ करता था। उस समय पूरी ब्रिटिश हुकूमत यहाँ से लेकर के लंदन तक की उनसे थर्राती थी उनके नाम से, कि सरदार अजीत सिंह। और फिर उसके बाद में जो उनके भतीजे हुए भगत सिंह से, उनसे भी घबराई। तो उनको देश से बाहर कर दिया, बोले कि नहीं भाई, जब तक हम शासन करेंगे तब तक तू अपने देश नहीं आ पाएगा। मतलब एक तरह से उनके घर को छोड़ने पर ही मजबूर कर दिया। कैसे आप देखते हैं कि सरदार अजीत सिंह वाक़ई में गायब कर दिए गए एक तरह से? कि आप किसानों को पूर्ण तिथि 15 अगस्त 1947 को नहीं मनानी चाहिए। एक तरफ 15 अगस्त में अगर तिरंगा लहरा रहा है, तो तिरंगा झुकना भी चाहिए उसी दिन के लिए, भले ही 2 मिनट के लिए झुके, क्योंकि एक राष्ट्र के इतने बड़े मसीहा के नाम पर इतना तो हो ही सकता है, पुण्यतिथि मनाई ही जा सकती है, लेकिन सरदार अजीत सिंह की पुण्यतिथि पूरे देश भर में कहीं किसान मनाते नहीं हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है और मुझे भी बहुत कचोटता है कि कैसा आंदोलन, कैसी चीज़ें, कैसी माँग, मसीहा की ही चीज़ें कहीं गायब-सी दिखती हैं और जब मैं पढ़ता हूँ, तकलीफ पहुँचती है। मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैं भी वहाँ से निकल के आया हूँ, चीज़ों को पढ़ा है, जाना है और मैं लगातार आवाज़ उठा रहा हूँ कि सरदार अजीत सिंह को देश ने पढ़ना ही पड़ेगा। अगर हम पढ़ेंगे तभी जो है लड़ सकेंगे इन हुक्मरानों से, इन हुकूमतों से और अपनी बातें कैसे मनवानी है वो हम जान पाएँगे। क्या जादू था, कमाल का जादू। मतलब जो बोल देते थे वो करके ही मानते थे, वो थे सरदार अजीत सिंह। बहुत सारे लोग चले उनको पढ़-पढ़ के ही, लेकिन किसी ने उनको बढ़ाने पर जो ध्यान देना चाहिए था, वो नहीं ध्यान दिया। क्या वो भी ज़रूरत है आज अब हमें कि अब कम से कम देश को बताना पड़ेगा कि ये किसान जो है सरदार अजीत सिंह की पीढ़ियों से हैं, सारे किसान, एक तरह से अगर देखा जाए। क्योंकि मसीहा किसी एक जाति के नहीं होते, धर्म के नहीं होते, वो हमारे अपने होते हैं, महापुरुष हैं, जो एक-एक करके आते हैं, वीर आते हैं, वो हमें कोई न कोई मैसेज ऐसा दे जाते हैं, जिसे हमें सदियों तक उन्हें याद रखना चाहिए। जी। जी सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपके लिए। मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आ रही है। रणजीत जी आ रही है। हेलो? हाँ, आ रही है आपकी आवाज़। जी सर, बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ आपके लिए। देखिए, हमने भी पढ़ाई की है काफ़ी। ग्रेजुएशन कर रखी है, लेकिन हमने भी आज तक किसी भी माइक प्रॉब्लम क्या प्रोग्राम में कोई भी इतने महान पुरुष का कोई इतिहास नहीं पढ़ा। 2 लाइनें तक नहीं पढ़ी हमने अभी। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अब तक हमें ऐसे महान व्यक्तियों का भी चित्रण पढ़ने को नहीं मिला है। ये कहीं न कहीं मैं चाहूँगा रणजीत जी आप बलदेव चौधरी जी की चैनल पे आप आ जाएँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और शायद आप वहाँ पर बात रख पाएँ। आपके मोबाइल से प्रॉब्लम जो है वो नहीं है आपके यार मोबाइल में कोई न कोई तकनीकी समस्या है।
जी बलदेव जी, आपका भी मैं एक छोटा-सा एक आंसर जो है इसमें चाहूँगा कि जो जी जी किसानों की बात है, वो सरकारें जो है मानती हैं या नहीं मानती हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन क्या अब किसानों को भी अपने कुछ तौर तरीके नहीं बदलने चाहिए? कुछ ऐसी भी माँगें रखनी चाहिए जो माँगें जैसे कि अगर हम बात करें अमेरिका की, जापान की, वहाँ भी खेती होती है। तो उस तर्ज पर वहाँ किस तरह से सरकारों के साथ उनका जो है एक समन्वय बना हुआ है, किस तरह से वो काम वहाँ पर कर रहे हैं? क्या यहाँ पर भी सरकारों को सुझावित नहीं किया जा सकता कि यहाँ भी जो है किसान बहुत आगे बढ़ सकते हैं अगर अमेरिका की तर्ज पर काम हो, जापान की तर्ज पर काम हो, चाइना की तर्ज पर काम हो या अन्य फ्रांस हैं ब्रिटेन है, वहाँ भी किसान हैं, बहुत ही मजबूत किसान हैं। तो क्या उस तर्ज पर काम किया जा सकता है? सरकारें एक साथ में राज़ी होंगी? और अगर ये बात रखी जाए, उनको सुझाव दिया जाए? जी। जी, बहुत बहुत आभार कि किसानों का मुद्दा आपने छछेरा है, उजागर करने की प्रेरणा में मिली है। मैं भी एक किसान हूँ। आवाज आ रही है श्रीमान जी? जी, मैं भी आपकी एक आवाज़ में किसान कुछ हूँ। प्रॉब्लम आ रही है। मैं दीपक जी के हाँ जी, मैं भी एक पास ही आवाज आ रही है सर? हाँ, नहीं आपकी आवाज़ संपर्क कुछ ब्रेक जो है हो रही है, कुछ ब्रेक हो रही है, मैं आ रहा हूँ आप तक। दीपक जी, जो वर्तमान समय में आपका मरूधरा किसान यूनियन राजस्थान है, इसने अभी जी। किन माँगों पर आपकी जो है लड़ाई जारी है? और किन माँगों को लेकर के अभी तक जो है सरकार मानी है या नहीं मानी है? केंद्र तक कौन-सी जो है आप नीति पहुँचा रहे हैं? विस्तार से आप हमारे दर्शकों को बताएँ ताकि इस यह स्पष्ट हो सके सबसे पहले कि जो आपका संगठन है, वो क्या अन्य संगठनों की तरह ही सिर्फ़ लड़ाई लड़ रहा है या कुछ और अलग और विशेष भी है आपके पास? जिसमें आप सरकार को ये बताने में कामयाब हो सकें कि हम कुछ अलग और बेहतर चाहते हैं, उनकी बेहतरी के लिए किसानों की। देखिए सर, मैं मरुद्रा किसान यूनियन के बारे में आपको थोड़ा-सा परिचय देना चाहता हूँ। जी, मरुद्रा बिल्कुल। किसान यूनियन क्या है कि जो किसानों के मुद्दे हैं, उनकी ज़मीनी स्तर की लड़ाई लड़ता है। जैसे कि हम बात करें तो ईआरसीपी, जो पूर्वी नहर परियोजना थी राजस्थान के लिए, जो हुँ, 13 जिलों के लिए थी, अब नए जिले उसमें से और बन गए, तो 20-21 जिले हो गए हैं। तो उसके लिए भी हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है। जो ये परियोजना थी, ये 13 जिलों के लिए समय के जो 13 जिले थे, उनमें 13 जिलों में पानी की पीने का पानी और खेती का पानी दोनों की पूर्ति करने के लिए बनाई गई थी। लेकिन क्या हुआ, 2018 में ये परियोजना वसुंधरा जी ने बनाई थी, लेकिन उसी समय जब सरकार बदली, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आई, तो ये परियोजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। ये परियोजना इतनी बड़ी थी श्रीमान जी की इस परियोजना को अकेले राज्य सरकार पूरा नहीं कर सकती थी। अब केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। तो इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना होने नहीं दिया जा रहा था। उसी समय के जो मंत्री थे गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उन्होंने तो खुद ने साफ कह दिया था कि राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार ले आओ और इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना बनवा लो। तो हम लोगों ने उस परियोजना को लेकर के गांव-गांव में प्रचार किया, सभी जिलों में रैलियां निकाली, धरने दिए, ज्ञापन दिए। और वो जो मुद्दा था, पानी का जो मुद्दा था, वो इतना बड़ा मुद्दा बन गया कि जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आई, तो सबसे पहले कलम उसी पे चलाई। ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा भी मिला और उस पे काम भी चालू हुआ। ये हम लोगों की पहली जीत। उसके बाद में इंडस्ट्रियल एरिया भिवाड़ी की बात करें तो भिवाड़ी में रिको इंडस्ट्रियल एरिया द्वारा वहाँ पे किसानों की करीब 1600 एकड़ जमीन पर अधिग्रहण किया गया था, जो कि 2012 में किया था। लेकिन 2012 में जब उन्होंने कहा था कि हम आपको इसके एवज में मुआवजे 25% डेवलप जमीन देंगे, तो 2012 से 2024 हो गया। किसान बार-बार धरना देते रहे, आंदोलन करते रहे, लेकिन उनको क्या मीठी गोलियां देते रहे वो। तो उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जब वो मरुद्रा किसान यूनियन की टीम से मिले, तो हम लोगों ने इस पे वहाँ का जो वहाँ पे हमने आंदोलन चालू करवाया। जो रिको का गेट था उस पे धरना लगाया। करीब हमारा 5 से 6 दिन चला। हमने अल्टीमेटम भी दिया कि अलवर भिवाड़ी बाईपास को भी जाम कर दिया जाएगा अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ, किसानों को मुआवजा नहीं मिला तो वहाँ के जो विधायक थे महंत बालकनाथ जी, वो खुद आए और जो रिको के जो अधिकारी थे वो भी आए। उन्होंने बाकायदा लिखित में 1 महीने का टाइम दिया, आश्वासन दिया कि इनको 400 एकड़ डेवलप जमीन दे दी जाएगी 1 महीने के अंदर। शिवाजी जी, वो उन्होंने लिखित में आश्वासन दिया और 1 महीने बाद किसानों को जमीन दी। हुँ, दूसरी जीत ये थी ममता की। उसके बाद हम बात करें तो ऐसे कई छोटी-मोटी जो चीजें हैं, क्षेत्रीय समस्या है, उन पे भी काम करवाया, सरकार से बात भी मनवाई है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात और बताऊं कि मरुद्रा किसान यूनियन एक शांतिपूर्ण संगठन है। हम कोई
दंगा या कोई हम ऐसा काम नहीं करते जिससे कि क्या है कि किसी को परेशानी हो, सरकार को परेशानी हो, आम लोगों को परेशानी हो। हम सरकार तक आम जनता की, आम लोगों की, गरीब किसान मजदूर की बात पहुंचाने का काम करते हैं। उसके बाद हमारी जो मेन, अब राजस्थान में मुद्दों की बात करें तो सबसे बड़ी समस्या, किसानों के सामने तो अनेकों समस्या है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है आज, राजस्थान ही नहीं पूरे प्रदेश, पूरे भारत की समस्या आई है, पूरे देश की। ये समस्या है कि किसान की फसलों का कोई मूल्य ही नहीं है। आज किसान अपनी फसल की रेट ही तय नहीं कर सकता। ये बड़ा किसान का बड़ा दुर्भाग्य है। हम बात कर रहे हैं, सरकार ने यूं तो कहने को कई फसलों पर एमएसपी भी दिया हुआ है, लेकिन एमएसपी देने से कुछ नहीं होता जब तक एमएसपी गारंटी कानून ना बने। तो हमारी सबसे बड़ी लड़ाई है एमएसपी गारंटी कानून की, जो कि आज बात करें तो एमएसपी गारंटी कानून की ऐसे है। अब सरकार खरीद जरूर करती है एमएसपी पे, लेकिन एमएसपी की जो खरीद होती है वो जब होती है जब किसान की फसल किसान के घर से निकलकर पूंजीपतियों, व्यापारियों के पास पहुंच जाती है, तब वो रजिस्ट्रेशन है, जो प्रक्रिया है वो शुरू होती है। ऐसे ही बाजरे की 2425 ₹2650 रेट तय की गई थी, तो हमने उस पर ज्ञापन दिया कि भाई आपने एमएसपी की जो रेट है वो बढ़ा दी है। ठीक है, आप सरकार का हमने धन्यवाद भी दिया, लेकिन रेट बढ़ाने से क्या होता है, उस पर खरीद भी तो होनी चाहिए। जब बाजरे की फसल पक के तैयार हुई, किसान के घर में पहुंची, तो उस फसल की जब उसके लिए एक प्रोसेस होता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। उस रजिस्ट्रेशन का पोर्टल ही बंद रहा, और वो बंद जब तक रहा जब तक किसान की सारी फसल उनके घरों से निकल करके मंडियों में, आड़तियों को पहुंच गई। क्योंकि किसान तो क्या है, किसान की स्थिति तो ऐसी होती है, उस पर तो बहुत खर्चे होते हैं। उसको तो जिनसे कर्ज लेकर रखा है वो भी देना होता है, तो वो ज्यादा फसल का स्टोर कर नहीं सकता, ज्यादा रख नहीं सकता घर में। तो हमारी मांग यह है कि सरकार किसानों को एमएसपी गारंटी कानून दे, जिससे कि किसान की फसल जो सरकार द्वारा जो तय की गई रेट है उस पर बिके। जो ये बिचौलिया हैं, जो आड़तियां हैं, ये भी, या कोई भी व्यापारी है, जो किसान की फसल खरीदने से पहले 50 बार सोचे कि अगर इस फसल को औने पौने में खरीदा तो हम पे सजा का प्रावधान है, हम पे सजा होगी हमें। तो ये मांग है हमारी महोदय। दूसरी, आज बात करें तो किसानों के को जो समय पे ना तो खाद दिया जा रहा है, ना बीज मिलता है। किसान लंबी लंबी खाद के टाइम पे जब जुताई बुवाई का समय होता है तो लंबी लंबी कतारों में लगे रहते हैं। तो हमारी मांग है कि उनको समय पर खाद बीज भी दिया जाए। आज किसान का जो फसल बीमा योजना की जो राशि है वो तो समय पे कट जाती है, लेकिन जब किसान की फसल खराब होती है तो दूसरे सीजन की बुवाई भी चालू हो जाती है, फसल फ्री होकर के दूसरे सीजन या तीसरे सीजन तक भी किसानों को मुआवजे की जो राशि है वो नहीं मिलती है। तो किसानों की जो फसल मुआवजा है वो भी समय पे दिया जाए, जिससे कि वो दूसरी फसल तैयार कर सके, उसके लिए जो खर्च कर सके दूसरी फसल के लिए। बात करते हैं, अगली बात है जिससे रोजगार की भी बड़ी समस्या होती है। आज ये भी हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि जो कंपनियां, जो औद्योगिक जो उद्योग हैं, वो किसानों की जमीनों पे लगे हुए हैं, लेकिन किसानों के ही बच्चों को रोजगार नहीं देते हैं। आज हम बात करें अलवर की भिवाड़ी की, तो वहाँ ये समस्या है बाकी की। वहाँ की जो लोकल कंपनी है उनका कहना है कि हम 100 किलोमीटर के दायरे के में आने वाले लड़कों को हम रोजगार नहीं देंगे, हम कंपनियों में नहीं लेंगे। महोदय आप बताएं कि 100 मीटर, क्या वो 100 मीटर के अंदर आने वाले लड़के, क्या उनको रोजगार नहीं मिलना चाहिए? तो इस तरह की परेशानियां किसानों के सामने है। और भी कई चीजें हैं जो किसानों के साथ में बहुत ज्यादतियां हो रही हैं, सरकारों का कोई ध्यान नहीं है। हर सरकार आती है, बड़ी बड़ी बातें करती है, कोई नए नए वादे करती है, लेकिन जब सरकार में आ जाती है तो उसको कोई मतलब नहीं रह जाता किसानों से। किसानों का सिर्फ किसान किसान करके वो सिर्फ सत्ता पाना चाहते हैं, किसानों से किसी को वो नहीं है। आज बात करें तो बड़ी बड़ी बातें होती है कि किसानों के लिए ये कर दिया, किसानों के लिए वो कर दिया, लेकिन सच्चाई तो यह है कि फाइलों में गाम का मौसम गुलाबी लगता है, मगर झूठे आंकड़े ये दावा किताबी लगता है। तो ये आज के हमारे जो सवाल राजस्थान है, वाक़ई पूरा है, भारत है। ये बिल्कुल आपने बात सही की। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो कानून वापस करवाए थे किसानों ने, मियाँ खलीफा जैसे भी किसान उस आंदोलन में शामिल हुए थे, आपको लगता है कि ये वाक़ई में जो है क्या ठीक करवाना सही था? उसमें अगर कोई समस्या थी, तो कानून ऐसे नहीं बन जाते हैं कि आज आए और आज बनाए और बस लिखा 1 घंटे में कानून बन गया। एक कानून जिसे हज़ारों साल देखो, लग जाते हैं कानून को बनने में। मैं सवाल कंप्लीट कर लूँ, फिर शायद आपको आसानी बहुत होगी। तो क्या है कि जब हम कोई कानून बनाते हैं तो उसके लिए एक राज्यसभा, लोकसभा में सदस्यों की संख्या हमें देखनी पड़ती है।
उससे सहमत कितने होंगे, असहमत कितने होंगे, ये भी देखना पड़ता है, चर्चा पर चर्चा करनी पड़ती है, फिर तमाम विभागों से जो है हमें रिपोर्ट लानी पड़ती है, पिछला रिकॉर्ड, आने वाले समय में सारा कुछ देखना पड़ता है, तब एक कानून बनता है। हम कितना भी कहें कि कोई सरकार गलत है, कितना भी गलत हो, इतना भी गलत कोई बना के कानून नहीं जाएगा। अब आते हैं इस चीज़ पर कि जो 3 कानून वापस हुए, अगर उसमें कहीं पर कोई गलती थी, कोई त्रुटि थी, सरकार के बैठ बैठ करके सरकार के साथ में सहमत होकर के, और कई बार कहा भी गया, उसको किया जा सकता है। और उसी कानून पर बहुत सारे संगठन ठीक भी थे, जिन्होंने पूरा पढ़ा था। कुछ लोग अपना तर्क दे रहे थे, कुछ लोग अपना तर्क दे रहे थे। कुछ तो कह रहे थे कि नहीं, इसको वापस कराना है जी, इससे मुझे फ़ायदे-वायदे कोई लेना-देना नहीं है। इसमें क्या सही हो सकता है, क्या नहीं। दीपक जी, आपको लगता है कि वो कानून जो है वापस करवा के बहुत बड़ी गलती हुई है किसानों से? क्या उस कानून में संशोधन होकर के कुछ हो सकता था या नहीं? कानून वापस करना क्या है? मतलब फिर दोबारा कानून कोई आएगा, इसके लिए केवल संसद खुली है क्या? उसमें संशोधन होने की तो गुंजाइश होती रहती है। भाई, उसमें कुछ गलत था तो राहुल गांधी बोल देते अगली बार मेरी सरकार बनाओ, मैं इसमें संशोधन कर दूँगा। तीसरी बार में कहते भई जनता को समझाते हैं आपकी कौन-सी चीज़ इसमें गलत है। पूरा कानून कैसे गलत हो सकता है? पूरा कानून ही वापस करो। मतलब ब्रिटिश हुकूमत समझ रखी है क्या? कोई कानून आएगा और राज्यसभा और संसद के द्वारा कितनी मेहनत से पास होता है, सब कुछ कैसे गलत हो सकता है? उसकी तो 2 लाइनें भी नहीं ये लोग बता पाए कि इसमें ये गलत है, वो गलत है। उसमें यही चीज़ जो आपकी डिमांड है, यही चीज़ तो खत्म हो रही थी। जी, मैंने भी पढ़ा है और मैंने भी उसको समझा है। जी, दीपक। देखिए सर, मैं आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ, ये कानून जो आप जिसको कानून बता रहे हैं, किसानों के फायदे के लिए नहीं था। ये हमने भी पढ़ा है, हमने भी इस पे अध्ययन किया। ऐसा नहीं कि किसान नेताओं ने कौन-सा सिर्फ आर्टिकल, कौन-सा ये आपको अनुच्छेद ये कहता है कि किसानों का उसमें फ़ायदा नहीं है? एमएसपी की बात नहीं हुई थी। आप जी, मुझे जी, अपेक्षित है कि आप मुझे मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। उसमें कहीं भी ऐसा ज़िक्र नहीं है कि किसान की फसल को उसी रेट में खरीदा जाएगा। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, उसपे मैं पूरी बात पे आऊँगा, लेकिन सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, जो कानून की जो अपन बात कर रहे हैं, ये कानून क्या था? ये कानून इस तरह का कानून था कि किसानों की ज़मीनों को उद्योगपतियों को देने का इरादा था। किसानों की ज़मीनों को छीनने का कानून था वो। जैसे कि हम बात करें कि आज उसमें पूरा क्या था, मैं एक सीधी-सी भाषा में मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आपको ये बताना चाहता हूँ आज कि आज उद्योगपति नहीं मान ले लो पा कि रहे हैं ज़मीन। आज उद्योगपति नहीं ले पा जी, रहे, हज़ारों सालों से उद्योगपति नहीं ले पा रहे थे, जो अलग से कानून बनाने की ज़रूरत होती है। आज भी अगर आपके गाँव में कोई आ जाए और कहे कि मुझे 5000 बीघा चाहिए, तो क्या आज लेने के लिए उसके पास कानून क्या बैन लगा हुआ है? नहीं लगा है ना, प्रतिबंध तो कहीं लगा ही नहीं है, तो उसके लिए कानून की क्या ज़रूरत देखो होगी? एक अब जो चीज़ आप बता रहे हो, देखो मुझे वही आप च इसमें भी ये बताओ कि क्या वो पहले से कानून था कि प्रबंधित करने वाला, कि प्रतिबंधित करने वाला और प्रबंधित करने वाला, दोनों चीज़ों को? क्योंकि हम भी चीज़ों को समझते देखो चलें, दर्शक भी। जी। देखो उसी बात पे मैं आना चाह रहा हूँ, मैं मेरी भी बात आप पूरी सुनिए कि आज हम बात कर रहे हैं कि वो एग्रीमेंट था क्या? उसमें ऐसा था कि एक कंपनी आएगी जो किसानों से एग्रीमेंट करेगी कि भैया हमें आपके यहाँ पे खेती वो आप खेती करो हमारे साथ जुड़ करके। उसमें हुँ, पहली बात तो मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। कि जब मंडी खेतों से ही सीधी खरीद होगी तो मंडियों में कोई जाएगा नहीं, वहाँ से मंडी व्यवस्था खत्म हो गई। दूसरी हुँ, बात, हमने उनके साथ में मिल करके खेती कर ली। उसमें साफ-सीधे अक्षरों में लिखा था कि आपकी जो फसल है, उसकी ये रेट रहेगी और इस गुणवत्ता की होनी चाहिए, इस क्वालिटी की आपकी फसल रहनी चाहिए। क्या क्वालिटी किसान के हाथ में है सर? क्वालिटी तो पता नहीं क्या फसल का क्या है, कभी अच्छी भी हो जाती है, कभी खराब भी हो जाती है, फसल कैसी भी हो सकती है। तो उसमें क्या था कि जो फसल का जो रेट तय होती थी, उस क्वालिटी के हिसाब से थी। मान लो मेरा जैसे आलू बो दिया मैंने कंपनी के साथ मिलके, तो आलू जिस तरह का नहीं है, जो जो एग्रीमेंट में हुआ है, तो वो क्या करते, वो ये करते कि वो बताते हमें कि जो हमारा एग्रीमेंट था, वो आलू क्या है कि वो आलू उस तरह का है ही नहीं है। ये आपका आलू हल्का है, तो हम इसको इतने रेट पर नहीं खरीदेंगे। अब मुझे बताओ उस स्थिति में किसान कहाँ जाएगा? उस स्थिति में जी, किसान बिल्कुल, मंडी मैं तो जवाब जाएगा नहीं, देता हूँ ना क्योंकि इसका। मैंने आपको जी, सबसे पहले यही चीज़ तो कही थी दीपक साहब। क्या होता है कि एक जी। होता है कि हम कहीं से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हम कोई चीज़ उठा लें और उसको हम आगे प्रेज़ेंट कर दें। मैं ये कह रहा नहीं, हूँ कि नहीं, क्वालिटी व्हाट्सएप के बिल्कुल यूनिवर्सिटी आप की बात समझेंगे, नहीं है, समझेंगे, आप बिहार में समझ भी आप पाएँगे। जाके देख आप सकते हो आज समझ क्या पाएँगे हालत ना है उसको। बिहार की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जी, बाकी किसान गलत हैं। कुछ चीज़ें, हाँ, बहुत सारी चीज़ें उसमें गलत हो सकती हैं, पूरा कानून तो कहीं गलत हो ही नहीं सकता। रेट तो दिया ही नहीं जा सकता ना कानून में। वो तो हज़ारों सालों जी, के लिए बना हुआ है, कानून में तो रेट दिया ही नहीं जा सकता, इसको तो आप बिल्कुल श्योर समझ लीजिए। कोई भी कानून किसी भी चीज़ को रेट नहीं दे सकता, ठीक है? ये कह सकता है नहीं तो एमएसपी उसकी की वकालत करता हुआ कानून था, कानून जी। में रेट नहीं हो सकता, उसको कानून में हो ही नहीं सकता ना, असंभव है। चाहे आप भी बैठ जाओगे ना सत्ता में, प्रधानमंत्री आप भी बन जाओगे, तब भी नहीं, आप जो है एमएसपी कानून के अंदर नहीं दी जा सकते, रेट नहीं दिया जा सकता, रेट समय पर बदलते रहते हैं, इसलिए रेट नहीं दिया जा सकता। क्वालिटी की रही बात, आलू जो है वो कई प्रकार का होता है, जैसे एक आलू है चिप्सोना,
अब जी, चिप्सोना अगर आपने नहीं बोया है और आप दूसरा आलू बो रहे हैं तो वो रेट आपको नहीं मिलेगा। मतलब उसमें ये क्वालिटी कहा गया कि अगर चिप्सोना अगर नहीं, नहीं है मैं वो चीजें नहीं कह रहा सर, उस बात की नहीं कह रहा, मैं आलू की साइज की और उसकी बात कर रहा हूँ कि जिस तरह की फसल का हमने नहीं, साइज़ का उनसे तो कहीं पर अनुबंध कोई विषय एग्रीमेंट नहीं किया है। है। ये तो ये ठीक, इस तो चीज़ पर हम चर्चा कर लेंगे, लेकिन मैं आपसे आज आ जी, जाता हूँ उसी चीज़ पर, ठीक है। अगर ऐसा भी कुछ है, जी बीच का तो क्या चाहूंगा ये चीज़ जा रही चेंज है। करने के लिए क्या बैठक नहीं की जा सकती? मैं कानून की बात कर रहा हूँ, कानून की आपको बिल्कुल समझ होगी, मैं जहाँ तक समझता हूँ, कि एक कानून को पास करवाने में बहुत जो है मशक्कत करनी पड़ती है। मैं कहता हूँ कानून आधा गलत था, ठीक है, इससे भी सहमत हो गया। तो जो आधा कानून है उसके लिए सरकार कह रही थी कि आप बैठिए और हम बैठने के साथ में चाहते हैं कि आप आधा कानून या जो-जो चीज़ें आपकी हैं, जहाँ पर आप सुझाव देना चाहते हो, उसको लेकर के देखिए कोई सर, ये कोई सरकार गाइडलाइन ये कोई गाइडलाइन जी, आप सुन लीजिए। अब आप हमें भी सुनेंगे तो क्लियर हो पाएगा, जी, लोग जी, जी, समझेंगे, दूर तक जी वीडियो बताओ। जाने वाला है आपका। जी, जी, मेरी जब आवाज आ रही है आपका बीच की आप थोड़ा मुझे अपने समझाऊंगा। एक एक किसान संगठन का जी, बलदेव जी आप तक भी आते हैं। ये किसान संगठन की एक वेबसाइट बता दीजिए जिसने एक नोटिफ़िकेशन जारी किया हो और एक कहा हो कि ये फला-फला आर्टिकल गलत है। फला-फला इसमें जो है चीज़ें जो डाली गई वो गलत है। यहाँ पर ये होना चाहिए, यहाँ पर ये होना चाहिए। आप मुझे ये कॉपी बता दीजिए जहाँ पर पीडीएफ की उपलब्ध करवाई गई हो। क्या बिल्कुल पढ़े-लिखे लोग नहीं थे किसान आंदोलन में? क्या ये सुझावित जो है वो ये पूरी मार्गदर्शिका जो बनाई जानी चाहिए थी, वो क्या हमारे पास नहीं आनी चाहिए थी? क्या देश जानना नहीं चाहता कि कौन-सी चीज़ गलत है? अच्छा, कहाँ पर पड़ी है? कौन-सा जो है पैराग्राफ है? कौन-सा पेज नंबर है? और कितना लिखा है भाई? उसको लेकर के आंदोलन ही आंदोलन करेंगे। सुबह खाएँगे और दोपहर में खाएँगे, शाम को खाएँगे और आंदोलन के नाम पर सिर्फ चिल्लाएँगे और आंदोलन में कोई चीज़ अगर माँगी जाए, तो वो दी ही नहीं जानी चाहिए क्या? आप इस बात से सहमत हैं अथवा असहमत कि क्या आज तक वो कॉपी उपलब्ध नहीं हो जानी चाहिए थी कि सुझाव आपके क्या हैं? देश भी तो जानना चाहता है, हम भी तो जानना चाहते हैं, हम तो चाहते हैं चलाना, लेकिन वो कॉपी किस वेबसाइट पर उपलब्ध है और कहाँ उपलब्ध है वो मुझे आप बता दीजिए। वो सुझाव क्यों देखिए जनता के सामने महोदय नहीं मैं रखे? जी, देखिए महोदय, मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसान को आंदोलन का कोई शौक नहीं है। किसान बिल्कुल, खेतों में अच्छा लगता है, सड़कों पे अच्छा नहीं लगता। लेकिन राइट। सरकार ऐसी परिस्थितियाँ बना देती है किसान के सामने। आज सबसे पहले तो हम एमएसपी की बात करें। जब मोदी जी खुद जब गुजरात के सीएम हुआ करते थे, तो एक खुद जो कमेटी बनी थी स्वामीनाथन आयोग वाली, उसमें खुद थे, ये अध्यक्ष थे उस कमेटी के। इन्होंने खुद ने एमएसपी गारंटी कानून के लिए बार-बार मुख्यमंत्री को पत्र भेजते थे। क्या किसान किसान तो भोला-भाला है, किसान क्या जानता है? अरे किसान को तो इन लोगों ने बताया ना एमएसपी होती क्या है, एमएसपी गारंटी कानून क्या है, उससे क्या फायदा है। तो आज मैं तो मानता हूँ कि देखो, मैं मोदी जी की भी गलती नहीं मानता, वो तो बेचारे हैं। आज हुँ, ये बड़ी ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो पहले जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो ये उन्हीं का सपना था एमएसपी गारंटी कानून का। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य है कि आज उन्हीं की सरकार उनकी बात नहीं मान रही, क्योंकि एमएसपी गारंटी कानून का तो उनका ही सपना था, वही किसानों को जगाते रहते थे, जागरूक करते रहते थे। तो महोदय, ये सरकार तो पूरी तरह से निकृष्ट, निकम्मी सरकार है। आज जब किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं आप, तो किसान आंदोलन बस में भी यही बहुत सारी खत्म नहीं त्रुटियाँ थी। होती थी, बस आप यहीं पर मुझे उत्तर नहीं मेरा मिल पाया। जी, मैंने बड़ा साफ पूछा जी, जी। था कि जी, मैं कानून पूरा वापस उत्तर करने के आपको लिए पूरा आंदोलन उत्तर था दूँगा, आपको नहीं, बिल्कुल नहीं, संतुष्ट करूँगा मैं। कानून वापस करने के लिए आंदोलन था या फिर एमएसपी लान बिल्कुल लगाने था। के लिए ऐड करने का आंदोलन था, 2 में से एक चीज़। क्योंकि बाद में एक पता है क्या बोला गया एमएसपी था? एक लाइन गारंटी बोली गई नहीं, जी, एक लाइन और सुन लो, एक लाइन और बोली गई थी किसान संगठनों की तरफ से जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। उन्होंने जी। कहा जो आंदोलन है वो सक्सेस हुआ। मतलब जैसे नहीं कोई प्रोग्राम या लक्ष्य कोई मिशन जब सक्सेस होता है कि हमारा आंदोलन सक्सेस हुआ, किस बात के लिए? केवल कानून हटाना लक्ष्य था या एमएसपी लाना भी था? एमएसपी लाना था ही नहीं ना उसमें। अगर आंदोलन सर, सक्सेस हुआ, ये मैं जब समझना किसान चाहता हूँ। जी। आंदोलन चल रहा था, तो हमारी प्रमुख मांग थी एमएसपी गारंटी कानून की, और सरकार ने हुँ, जब आंदोलन खत्म हुआ, तब भी इस हुँ, बात पे सरकार से सहमति बनी थी कि एमएसपी गारंटी कानून देंगे। लेकिन देंगे। आज उस आंदोलन को 2-3 साल हो गए हैं। एमएसपी हुँ, गारंटी कानून लागू किया जाएगा। लेकिन आज हुँ, तक सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया उस पे। हुँ, तो सर, सरकार डट कहाँ रही है बात पे? किस बात पे हुँ, डटी सरकार? आप मुझे बताओ, जितने जो कानून बनाने वाले लोग हैं, उनमें से कितने लोग कानून जो किसानों की बातें जानते हैं, किसानों के बारे में जानते हैं? कितने लोगों ने किसानों का दुःख दर्द देखा है? जी, कितने लोग हैं जो उसमें जो किसानों से खेतों से निकल कर गए हैं, या किसानी खेती के बारे में जिनको जानकारी हो, और उन्होंने कानून में जो कानून बनाने वाली जो कमेटी थी उसमें शामिल थे, कितने लोगों से पूछा गया इस बारे में? ये कोई कानून नहीं होता ना कि आप कुछ भी लिखो, कुछ भी बना दो और उसको लोगों के ऊपर थोप दो। क्या इसको आप कानून मानते हैं सर? इसके बारे में नहीं, कितनी बार देश चर्चाएँ में की कोई भी गई। कानून देश में कोई भी कानून बनता है, सरकार के लोग किसी को नहीं लेते। जैसे आप आपको मैं बताता हूँ
धार्मिक स्थल नियंत्रण कानून हिंदुओं का आया, उसमें क्या लिया गया, पूछा गया? नहीं पूछा गया। तो आज तक एक कानून आप बता दीजिए, पत्रकारों के लिए कानून बनाए जाते हैं या राजनेताओं के लिए बनाए जाते हैं, पुलिस के लिए बनाए जाते हैं या फिर हम किसी भी क्षेत्र में ले लें, जब भी कानून बनाए जाते हैं तो वहाँ पर उनके केवल एक्सपर्ट होते हैं। वो तो कानूनी कहा ही नहीं जा सकता क्योंकि ये एक तरह से हिस्ट्री है, जब आप इसको आप माँगेंगे आरटीआई के दायरे में या जब आप सरकार में जाएँगे तो आप इसको समझेंगे। सरकार का एक हिस्सा होना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको जो है किसानों से पूछा जाना चाहिए था, ये तो ठीक वैसे ही सवाल हैं, जैसे कहा गया वक़्त में नहीं पूछा गया, जब पिछली बार 2013 में वक़्त आया तो कौन-सा पूछा गया था? कुछ नहीं पूछा गया। सबसे बड़ी बात है एक्सपर्ट से राय ली ही जाती है, कोई कानून कोई मोदी जी अपने आप अकेले बैठ के नहीं लिख रहे थे ना, क्योंकि जितने कानून बनते हैं उनको कोई पार्टी नहीं लिखती। मेरा सवाल सिर्फ 2 था कि अगर आंदोलन सक्सेस हो गया था, तो उसके बाद में कोई आंदोलन ही नहीं रह गया। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उस कानून में एमएसपी नहीं थी तो बढ़वाने के लिए आंदोलन होना चाहिए था। उस पर सीधा-सा कहते कि मुझे कानून वापस नहीं चाहिए, इसी कानून में आप बदलो, इसी कानून में बदलाव करो। तो कानून वापस लेने का क्या ताकत शौर्य प्रदर्शन दिखाना था, सरकार को केवल ताकत दिखाना था या हल निकालना था? मैं तो ये कह रहा हूँ सरकार तो भारत की है देखो ना, कोई ब्रिटिशर्स तो बैठे नहीं है। जी, देखो उस कानून के अंदर हमने भी बहुत गहराई से पढ़ा है, उस पे हमने भी आंदोलन किए, राजस्थान से भी हमने जो आंदोलन है, ज्ञापन धरने दिए, तो हमें तो सर कहीं ऐसा लगा नहीं क्योंकि जो किसान जो अपन एमएसपी की बात कर रहे हैं किसानों के लिए, तो एमएसपी गारंटी की कानून तो की मांग तो किसान शुरू से कर ही रहा है, लेकिन उसकी सुन कौन रहा है? कहाँ था उसमें? कैसे जोड़ते वो लोग? उसमें कुछ था ही नहीं, उसमें तो सीधा-सीधा था, नहीं जुड़ जाता किसान ना तो उसमें कोर्ट जा संशोधन सकता है, सिर्फ एसडीएम ऐसा के नहीं पास जाएगा, अधिकारी के पास कहाँ किसान की कौन सुनवाई हो रही थी? कहाँ था उसमें किसान के लिए क्या था? मैं ऐसा मानता हूँ कि भारतीय संविधान भी जब बना था तो संपूर्ण नहीं था ना, आज भी संपूर्ण नहीं है, तो इसका मतलब क्या अधूरा है संविधान अपना? फिर भी संशोधन हो रहे हैं ना लगातार। तो हर चीज़ में देखो संशोधन तो बात जगह रहती है। मैं बलदेव चौधुरी जी से ये एक वो छोटा-सा बात है कि पॉइंट लेता किसान हूँ और मांग आप रहा था बताते एमएसपी हैं। जी, गारंटी जी। कानून। नहीं, मैं बिल्कुल आप किसान बताता की हूँ। मांग है एमएसपी गारंटी कानून। अब किसान जी, को बिल्कुल। एमएसपी गारंटी कानून तो दिया नहीं जा रहा, उसको हुँ, ये जनरल चौकी जुमला पकड़ाया जा रहा है, ये कानून क्या? अरे किसान को एमएसपी गारंटी कानून दे दो, किसान की छोटी-सी मांग है, किसान का अपने आप भला हो जाएगा, किसान अपने आप सक्षम हो जाएगा जब उसकी फसल का उसको रेट मिल जाएगा। हुँ, किसान इन चीज़ों को नहीं जानता, किसान इतना जानता है कि उसकी फसल का मूल्य मिल जाए। और क्यों नहीं मिलना चाहिए जब एक व्यापारी आज पानी की बोतल बनाने वाली कंपनी है जो अपनी रेट के तय खुद करती है, तो किसान क्यों नहीं कर सकता अपनी फसल की रेट तय? हमारी सीधी-सी साफ माँग थी सरकार से कि हमें सिर्फ एमएसपी गारंटी कानून दे दो। हमें ना तो कोई सम्मान निधि चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमारी फसलों का मूल्य दे दो। तो किसान को जो माँग रहा है वो तो दे नहीं रहे। जी। तो किसान की माँग तो एमएसपी गारंटी कानून है मेन। नहीं, बिल्कुल, हम आपके मिशन को आगे बिल्कुल बढ़ाएँगे भी और इसमें भाजपा के नेता भी हम जोड़ेंगे और कांग्रेस के भी नेता जोड़ेंगे, चाहे विपक्ष हो या पक्ष हो। जब अवसर ये भी दिया गया था कि कानून कौन-कौन अपने राज्यों में लागू कर सकता है, वो भी एक अवसर था कि आप कर सकते थे। एमएसपी के लिए भी छूट मिली थी कि आप कर सकते थे, राज्यों ने क्यों नहीं किया? राजस्थान में भी रहे, अन्य राज्यों में भी जब तक रहे, वहाँ क्यों नहीं कर पाए? इस पर भी सवाल हम लेंगे। बलदेव चौधरी जी, आप मानते हैं इस चीज़ को? जी, मेरी आवाज़ पहुँच रही है बलदेव जी आप तक? बलदेव जी, आप तक आवाज़ मेरी पहुँच रही है? शायद नहीं पहुँच रही है। दीपक जी, 2 छोटे-छोटे और सवाल क्योंकि हमारा जो है समय भी अब जी, जी। हो गया है, जी, सर। तो हम अब समापन की ओर भी चलते हैं। सवाल ये है कि क्या भारत में पार्टियाँ बदलने से क्या ये संभव है कि वो चीज़ें आ जाएँ या उन पार्टियों में भी इतनी समझ है या वो फिर कर पाएँगे? पूरी ताकत के साथ में जब वो कहते हैं कि हमारी सरकार बनी तो प्राथमिकता ये होगी कि हम आते ही आते लोन माफ़ कर देंगे 10 दिन के अंदर। हम आपको ये दे देंगे, सर, वो दे देंगे, लेकिन जैसे ही सत्ता में जी, आते हैं, जी। वैसे ही गायब से हो जाते हैं। मैं ये समझना चाहता हूँ आपसे कि क्या वाक़ई में किसानों की समस्या आज की तो समस्या है नहीं, ये समस्या जो है 16वीं, 15वीं, 12वीं, 13वीं, 11वीं जब भी जो जिस शताब्दी की आप बात करेंगे, हर शताब्दी का एक दौर ऐसा रहा है। किसानों की समस्या पूरी तरह से कभी हल नहीं हो पाई है, तो अनवरत चलती ही रहेंगी। लेकिन जो अभी वर्तमान में जो है, वो एमएसपी की बात बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि एमएसपी होनी ही चाहिए। इस पर तो जो है इसी को लेकर के 2013 में सरकार भी बनी थी। ये भी एक बड़ा मुद्दा था भारतीय जनता पार्टी का। तो वो केवल अगर जुमलों तक सिमट के रह जाता है, तो ये सवाल तो बनेगा और सवाल उठाया जाएगा। मैं हमेशा सवाल उठाता हूँ। भाजपा से जितने कड़े सवाल हो सकते हैं, मैं उतने पूछता हूँ, हमेशा पूछता हूँ। लेकिन ऐसा सवाल तो नहीं पूछता हूँ कि 15 लाख किसी के खाते में आ जाऊँगी। जो चीज़ जुमला है, दूर से दिख रही है, उसको तो बोला ही जाएगा। लेकिन जो सवाल उठाए जाने चाहिए, उन सवालों पर मैं हमेशा जो है, उनसे जो है जी। सवाल करता हूँ। मेरा सवाल ये है कि क्या वाक़ई में आपको लगता है कि जो विपक्ष की पार्टियाँ हैं, वो भी देने में सक्षम हैं क्या? दे तो वो भी नहीं सकती हैं। उन्होंने भी नहीं डाला कि हम एमएसपी दे सकते हैं। राज्यों में उन्होंने 2-3 जगह वादे किए और पूरा नहीं कर पाए। जैसे आपको उदाहरण बताता हूँ, आम आदमी पार्टी ने कहा कि पंजाब में हम आए तो एमएसपी हम देंगे, लेकिन आए तो बोले कि नहीं ये तो हमारा मुद्दा ही नहीं है।
जबकि उन्होंने घोषणा पत्र में डाला। दूसरा, चलिए ये ठीक था, लेकिन अब इसी के साथ में अगर हम आए और बात करें कि किसान आंदोलन एक ही जगह केवल जीवित रहा और वो जगह थी हमारा जो है पंजाब। पंजाब से उन्होंने मार-मार के किसान खदेड़ के भगा दिए। इस कैसे देखते हैं कि विपक्ष भी तो वही काम कर रहा है और यही किसानों के साथ में पश्चिम बंगाल में भी हुआ, किसानों के साथ में अन्य राज्यों में भी हुआ। किसान बैठ क्यों नहीं पा रहा है? जहाँ सरकारें भाजपा की नहीं है, वहाँ क्यों नहीं आंदोलन कर रहा है? जी। देखिए सर, मैं सीधी सी बात कहना चाहता हूँ कि राजस्थान में भी जो पंजाब का आंदोलन चला उसमें राजस्थान का भी पूरा समर्थन रहा। हमने हर जगह से ज्ञापन वगैरह भी दिए उनके, हर जगह हम उनके साथ में गए। और दूसरी चीज क्या, सत्ता की बात करें और विपक्ष की बात करें तो सीधी और साफ बात तो यह है कि किसानों की कोई पार्टी नहीं है। जब ये विपक्ष में रहते हैं तो इन्हें किसानों की चिंता सताने लगती है, और जब ये सत्ता में आते हैं तो किसानों को ही भूल जाते हैं। आप जो लोन माफी की जो बात करी थी, कांग्रेस ने जो बात करी थी, पहले राहुल गांधी जी ने कहा था राजस्थान में कि कांग्रेस ले आओ, किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। फिर राजस्थान में क्या हुआ? राजस्थान में भी तो यही हुआ, अब दोबारा में भी यही हुआ। बीजेपी ने भी किसानों के लिए ढेर सारे वादे किए, लेकिन 2 साल होने को सरकार को क्या किया सरकार ने किसानों के लिए? कुछ भी तो नहीं किया। कर्ज में बीजेपी का एक स्लोगन था इन चुनावों में, विधानसभा चुनावों में, कि कर्ज में किसान नहीं सहेगा राजस्थान। तो राजस्थान में तो आज भी कर्जा है, राजस्थान के किसान पे तो आज भी कर्जा है। तो किसानों की कोई पार्टी नहीं, किसानों को अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी होगी। किसानों को, और किसान आज वही कर रहा है। हमें पक्ष विपक्ष से कोई मतलब नहीं है। किसान अपनी आवाज खुद उठा रहा है। ये अलग बात है कि जो सत्ता में रहते हैं वो विपक्ष के साथ होने का आरोप हमेशा से लगाते रहे हैं। जब कांग्रेस के खिलाफ, जब किसान, क्या कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन करने नहीं गए किसान? किसान कांग्रेस के खिलाफ भी आंदोलन करने जाते थे तो उन्हें बीजेपी का सहयोगी, बीजेपी का साथी बताया जाता था। अब बीजेपी सत्ता में तो कांग्रेस का साथी सहयोगी बता रही है उन्हें। ये तो सब आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। ये तो किसान तो बेचारा, उसके साथ कोई नहीं है। ये सब कहने की बात है कि बाहर से फंड आ रहा है। कहने को ये भी कहा गया कि कांग्रेस फंडिंग कर रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। किसान अपनी लड़ाई स्वयं लड़ रहे हैं। दीपक जी क्षमा चाहूंगा, आवाज आ रही है मेरी? बलदेव जी, हाँ बिल्कुल जी जी आपकी आवाज है। हाँ सर, मैं क्या नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा आउट हो गया था। सुन पा रहे हैं सर? जी बिल्कुल आपकी जी आवाज जी आ रही हाँ दीपक जी, मैं कहना चाहूंगा, मैं भी एक किसान हूँ। और जैसा कि पूछा इन्होंने सीधा सवाल कि किसानों का आंदोलन एमएसपी के लिए था या कानून बंद के लिए था, तो मेरा जहां तक मानना है जी सर, सुन पा रहे हैं? जी जी आवाज आ रही। हाँ, जहां तक मेरा मानना है तो मेरी विचारधारा है। अब लोग इससे कितने सहमत होते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपनी विचारधारा बता रहा हूँ, अपने मनोभाव व्यक्त कर रहा हूँ सर। कि जैसे मैं एक किसान हूं सर, तो जैसे किसान के एक खेत में और हम कोई फसल बोते हैं, जैसे हमने गेहूं बोया और मान लो गेहूं के साथ खरपतवार उगता है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि अगर वो खरपतवार, एक किसान, समझदार किसान खेत में से उस गेहूं की फसल से खरपतवार को नष्ट करना चाहेगा या पूरी गेहूं को ही जुताई कर देगा खरपतवार के लिए? दीपक जी। जी, खरपतवार को वही नष्ट था, करेगा लेकिन अब एक्चुअली समापन की ओर है, हम आगे सवाल बहुत सारे करते रहेंगे। हाँ, तो मेरा कहने का भाव ये है, जी 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 मेरा ठीक है, मैं कहने का आपका भाव जवाब ये है समझ गया कि वो कानून हाँ, वापस कि नहीं होने अगर, चाहिए थे, वही बात है, उतनी सी ही हाँ बात वही थी। बात है, अगर उसमें हम कानून में कोई खराबी थी तो उसको संशोधन किया जा सकता था। बिल्कुल संशोधन किया जा सकता था, राइट। ठीक है, अब मैं कुछ आंकड़ों पर बात कर लेता हूँ और उसके साथ में हम समापन की ओर भी जो है करेंगे। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के 2022 के आंकड़ों के अनुसार भारत में 11,290 किसानों और खेतिहर मजदूरों ने आत्महत्या की है, जो प्रतिदिन औसतन 31 आत्महत्याएं बनता है। लगभग 31 आत्महत्याएं हर रोज किसान कर रहे हैं। कुछ स्रोतों में ये संख्या 154 भी प्रतिदिन बताई गई, लेकिन ये आंकड़ा किसानों के साथ साथ में अन्य खेतिहर मजदूरों को भी शामिल किया गया। मतलब बहुत ही डरावना आंकड़ा है। 150 किसान हर रोज अगर आत्महत्या कर रहे हैं, जिनके पास खेती है, और किसी के पास नहीं है, वो अपने पड़ोस की जैसे खेती ले ली, तो वो भी किसान ही है जो करते आ रहे हैं जी लगातार। जी इसके बाद में जो है अगर हम देखें किसानों पर कुल कर्ज कितना है, किसानों पर भारत का कुल कर्ज स्पष्ट रूप से एकत्रित आंकड़ों में उपलब्ध ही नहीं है।
लेकिन कुछ अनुमानों और सरकारी रिपोर्ट्स के आधार पर जानकारी अगर हम माने तो 2019 और 20 की स्थिति के अनुसार लगभग 18.5 लाख करोड़ रुपए है। इसके अलावा गैर संस्थागत कर्ज, साहूकार, महाजन आदि का अनुमान जोड़ने पर यह राशि और भी अधिक हो सकती है, शायद दोगुनी हो सकती है और या फिर 4 गुनी भी हो सकती है। ये आंकड़े जो है विभिन्न स्रोतों पर हैं। 3000 आत्महत्या के मामलों में से 2474 किसानों पर स्थानीय बैंकों का कर्ज था। एनसीआरबी का डेटा बता रहा है 2015 का, जो बहुत ही भयानक और बहुत ही डरावना है। इस देश में कोई ऐसी संस्था नहीं है जो पूरी दुनिया से किसानों के लिए, आत्महत्या जो करने वाले किसान हैं उनके लिए पैसा इकट्ठा किया जा सके। इस देश में बहुत सारी चीजों पर पैसा इकट्ठा होता है। इस देश में कटोरा पकड़ लिया जाता है। भारत न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा और तमाम कांग्रेस ढूंढो यात्रा जैसी यात्राएं निकाली जाती हैं। तो उस कटोरे में जो है, अगर आत्महत्या बचाओ के लिए भी एक कटोरा साथ में अगर पकड़ लिया गया होता तो शायद दीपक जी, लोकतंत्र में मुझे लगता है कि बहुत सारे किसानों का कर्ज माफ कर सकती थी कांग्रेस। एक बड़ा अवसर था। आप जिस राज्य में जाते, जितना पैसा इकट्ठा होता, आधा पैसा आप कर देते किसानों के लिए और कह देते कि ये हम कर रहे हैं कुछ। बहुत बड़ी चीज हो सकती थी जितना पैसा इकट्ठा हो रहा था, और लोग शायद बढ़ चढ़ के, बहुत सारे वर्गों के भी लोग आ जाते और कहते कि साहब हमारी तरफ से भी आप 11 रुपए का अनुदान आप लिख लीजिए, और अगर किसानों के हित के लिए है, उनकी आत्महत्याएं रुक सकती हैं तो हम करने को तैयार हैं। और बहुत सारे लोग जो है इस चीज में मुहिम में, लेकिन कोई मुहिम नहीं है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। सिर्फ लक्ष्य एक ही है कि नहीं, मोदी को हराना है, लेकिन अपना खुद का कोई लक्ष्य नहीं है विपक्ष के पास। इसी वजह से विपक्ष को शायद चुनने से लोग भी डरते हैं कि जो ये हैं वही आप हैं। अंतर क्या है? आप ये बता रहे हैं कि सिर्फ मोदी को हराने के लिए हमको वोट दीजिए, तो कैसे दे पाएंगे? आप अपना बताइए कि आप किस चीज के लिए वोट मांग रहे हैं, आप क्या ये काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लिखित तौर पर आप कीजिए। और दूसरा सवाल ये है, जिसको अब अंत में हम करेंगे समापन के साथ ही, कि क्या अब जो वादे हैं जिनसे सरकारें मुकर जाती हैं, क्या अब वो बाकायदा कोर्ट में वादे लिखित नहीं होनी चाहिए कि अगर एक भी वादा छूट गया तो उसको जेल होनी चाहिए सीधे? कोई भी पार्टी अगर वादा पूरा नहीं कर पाती, मतलब झूठ के आधार पर अगर वो जीतती है जनता को गुमराह करने जैसा, तो उसके ऊपर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हो, और ये सुप्रीम कोर्ट में जो है शपथ पत्र लगना चाहिए उन पार्टियों का जो प्रधानमंत्री के चेहरे, खास करके उन पार्टियों के लिए, कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई और जनता ने उनको वोट दिया है तो फिर जो है उनके ऊपर धोखाधड़ी भी चलेगी और वो प्रधानमंत्री तो छोड़िए, वो आगे आने वाले समय में चुनाव भी ना लड़ पाए। क्या ऐसा संभव है? और या फिर ये कानून बनना चाहिए? देखिए, मैं इस पे ये कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसा संभव, पहली बात तो ऐसा संभव है ही नहीं, क्योंकि जितनी भी पार्टी है वो जुमलों के आधार पर ही चुनाव जीतती है। जब ऐसा कोई प्रावधान बन जाएगा तो चुनाव ही खत्म हो जाएंगे, पर चुनाव भी कैसे होंगे कोई भी। और रही बात है किसानों की, जो किसान कर्ज के चक्कर में जो आत्महत्या कर रहे हैं, मैं इस पे ये मानता हूँ कि आज कर्ज माफ भी हो जाए तो दोबारा किसान पर कर्ज हो जाएगा। ये कोई स्थायी समाधान तो है नहीं। किसान का स्थायी समाधान सिर्फ इतना है कि किसान की फसल को तो पानी मिले और उसको उसका सही दाम मिले। तो जब तो किसान की आत्महत्या रुक सकती है, जब संपन्न होगा तो किसान की आत्महत्या क्यों करेगा किसान? जब किसान की फसल का सही रेट मिलेगा। आज किसान की फसल में लागत इतनी लग जाती है कि मुनाफा की तो वो सोच ही नहीं सकता। तो किसान की जो फसल है उसका जो रेट है वो उसको वाजिब मिले, जिससे कि उसकी उन्नति हो, उसकी तरक्की हो, जिससे कि ये किसान जो आत्महत्या कर रहा है ये आंकड़ा रुके, किसान के जीवन में भी खुशहाली आए। सिर्फ इसका एक ही समाधान है, वह एमएसपी गारंटी कानून। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आज जुड़ने के लिए। और हमने आज के इस कार्यक्रम में किसानों की जो है बात उठाई, और हम आगे भी बातचीत करते रहेंगे। जो एमएसपी पर है वो अब देश के सारे चैनल, अब हिंदू मुस्लिम दुनिया भर का जो है चला रहे हैं। जो मेन स्ट्रीम को चलाना चाहिए वो जो है नहीं चला पा रहे हैं। शायद उनकी कुछ मजबूरियां होंगी, लेकिन हमारे पास कोई ऐसी मजबूरी नहीं है, क्योंकि ना तो हम भाजपा के चंदे से चलते हैं और ना ही कांग्रेस के चंदे से जो है चलते हैं। गलतियां जहां जिसकी होंगी उसकी बाकायदा उसको दिखाएंगे भी, बताएंगे भी, आंकड़ों के साथ, सर्वे के साथ भी, और साथ ही उनको गलत ठहराने की जरूरत पड़ेगी तो उनको ठहराएंगे भी, क्योंकि भाई हम देश का चौथा स्तंभ हैं, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। कोई पार्टी इस देश का स्तंभ नहीं है। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम में आप दोनों का भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत जो है आभार, शुक्रिया। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता है एटीवी न्यूज चैनल।